अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी एंटी साइकोटिक्स की। हम इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एंटी साइकोटिक्स क्या होते हैं, इनका किस किस के साथ ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है, इसकी कौन सी कैटेगरीज हैं, टिपिकल एटिपिकल, और उनमें कौन सी फर्दर कैटेगरीज आती हैं, कौन से फर्दर कौन से फर्दर ड्रग्स इनमें आते हैं। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रेफरेंस की बात करें तो ये स्लाइड्स बनाई गई हैं बाय माई प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया हबीब। ओके और हमारे पास जो ये हैं एंटी साइकोटिक्स किस में आते हैं, साइकोट्रोपिक ड्रग्स में आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइट सा इंट्रो दे देते हैं साइकोट्रोपिक ड्रग्स के रिलेटेड भी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं इनका साइकोफार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या रोल होता है। ये क्या कर सकते हैं, मेडिसिन अगर चल रही है तो उसको बता सकते हैं कि इसको कब स्टॉप करना है और कब नहीं करना है, मेडिसिन को चेंज करने की या इसी को कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, कोई रिस्क फैक्टर्स हैं किसी मेडिसिन के, तो वो उनको भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें किसी भी किस्म की मेडिसिन के बहुत ज़्यादा रिस्की इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो इस तरह के किसी भी किस्म के कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं किसी भी मेडिसिन के तो वो बता सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि वो कौन से डिसऑर्डर्स हैं जिनमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं एंटी साइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंशियोलिटिक्स, हिप्नोटिक्स, एंटी कन्वल्सेंट्स, एनाल्जेसिक्स, मूड स्टेबलाइजर्स, ड्रग्स यूज्ड इन डिमेंशिया, ड्रग्स यूज्ड इन ADHD, ड्रग्स यूज्ड इन साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स एंड मिसलेनियस ड्रग्स। इन सब में ये हमारे पास 12 ग्रुप हैं टोटल। ठीक हो गया। लेकिन इन सब में जो फर्स्ट 4 हैं एंटी साइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंशियोलिटिक्स एंड हिप्नोटिक्स, ये हमारे पास मेन 4 कैटेगरीज हैं। अब हम चलते हैं जी एंटी साइकोटिक्स की तरफ। तो एंटी साइकोटिक्स जो हैं इनके और भी 2 नाम हैं। कौन से नाम हैं, न्यूरोलेप्टिक्स और मेजर ट्रैंकुलाइजर्स। ठीक हो गया। इनको किस लिए यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर इनका जो मेन पर्पस है ये क्या करते हैं, एंटी साइकोटिक मतलब कि साइकोटिक के एंटी मतलब साइकोटिक को ट्रीट करेगी, साइकोटिक को रिवर्स करेगी, साइकोटिक फीचर्स जो भी आ रहे हैं ये उनको रिमूव करेगी। अब साइकोटिक में हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव में जैसे हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स एंड सो ऑन। ठीक है। तो साइकोटिक फीचर्स किन कंडीशंस में होते हैं, शिज़ोफ्रेनिया को भी सबसे ज़्यादा ये अच्छे से ट्रीट कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास जितनी भी साइकोटिक कंडीशंस होती हैं जैसे कि बाइपोलर, साइकोटिक डिप्रेशन, सिनाइल साइकोसिस, ऑर्गेनिक साइकोसिस एंड ड्रग इंड्यूस साइकोसिस, इन सबको ये ट्रीट कर सकता है। सिनाइल साइकोसिस क्या होती है, जब भी एज इंक्रीज होने के साथ साथ न्यूरॉन्स की डीजनरेशन की वजह से साइकोटिक सिम्टम्स अपीयर हों तो हम उसको क्या कहते हैं, सिनाइल साइकोसिस। ऑर्गेनिक साइकोसिस क्या होता है कि अगर ब्रेन में कोई स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाए और उसकी वजह से साइकोटिक सिम्टम्स अपीयर हों तो हमारे पास होता है ऑर्गेनिक साइकोसिस। और ड्रग इंड्यूस साइकोसिस का क्या मतलब है कि अगर किसी ड्रग के लेने की वजह से साइकोटिक सिम्टम्स अपीयर हुए हैं तो हमारे पास ड्रग इंड्यूस साइकोसिस हो जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो साथ ही साथ ये क्या कर सकते हैं, ये अनडिजायर्ड बिहेवियर्स को भी ट्रीट कर सकते हैं। एंटी साइकोटिक्स का हम रोल देख रहे हैं। ठीक है। एक तो ये कि शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट कर सकता है, साइकोटिक कंडीशंस को ट्रीट कर सकता है, साइकोटिक फीचर्स को रिमूव कर सकता है जो कि अपीयर होते हैं शिज़ोफ्रेनिया या दूसरे साइकोटिक सिम्टम्स में, और छोटी छोटी फिजिकल इलनेसेस में भी जो अपीयर हो रहे होते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर्स में, उन सबको ये ट्रीट कर सकता है। ठीक है। साथ ही अनडिजायर्ड बिहेवियर जो हमें नहीं चाहिए उनको चेंज कर सकता है। फर्स्ट एंटी साइकोटिक की अगर हम बात करें तो वो क्या थी, क्लोरप्रोमेज़ाइन। ठीक हो गया, उसका नेम था, और वो कब आई थी, 1950 में। नेक्स्ट आता है जी ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन जो होता है इसमें क्या होता है कि जब भी कोई ड्रग जो है वो किसी दूसरे ड्रग के साथ, किसी और मटेरियल के साथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखें तो ड्रग जो है वो एक ड्रग के साथ भी कर सकता है इंटरेक्ट, ड्रग किसी फूड के साथ भी कर सकता है इंटरेक्ट, ड्रग किसी सप्लीमेंट के साथ भी कर सकता है, ड्रग किसी दूसरी मेडिकल कंडीशन के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, और आप ऑलरेडी एक मेडिसिन आप ले रहे हैं और अब आप ऊपर से न्यू कोई ड्रग लेते हैं तो वो दोनों ड्रग्स आपकी बॉडी में रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और रिएक्शन कॉज कर सकते हैं। इसी तरह कोई आपने फूड ऐसा लिया और उसके ऊपर से आप मेडिसिन ले रहे हैं तो वो फूड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और अफेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह कोई सप्लीमेंट या कोई और मेडिकल कंडीशन, ठीक है, जिस आपको ऑलरेडी कोई डिजीज़ है, कोई कंडीशन है और आप वो ड्रग जो ले रहे हैं वो उसको ज़ाहिर है उसके मुताबिक फिर आपको लेना पड़ेगा, वरना वो उसके साथ इंटरेक्ट कर होगा। तो जब ये इंटरेक्शन होता है तो इसके किस किस्म के इफेक्ट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब ये हो सकता है कि जो ड्रग आपने लिया है दूसरे ड्रग या दूसरे फूड या सप्लीमेंट या कंडीशन की वजह से आपके वाले ड्रग का जो इफेक्ट है वो कम हो जाए।
ठीक है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं होगा, उसने उसके इफेक्ट को कम कर दिया। ये भी हो सकता है कि वो उसके इफेक्ट को और बढ़ा दे, ठीक हो गया। ये भी हो सकता है कि वो दोनों मिल के कुछ टॉक्सिक और एडवर्स इफेक्ट्स कॉज कर दें जो कि हार्मफुल हो, ठीक हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी आप कोई मेडिसिन लें तो आपको पहले ये पता होना चाहिए, आप डॉक्टर को मस्ट ये बताएं कि आप ऑलरेडी कोई आपको डिजीज़ तो नहीं है, आपका ऑलरेडी जो है कोई आप मेडिसिन ले तो नहीं रहे पहले, ताकि वो उनके फार्मूलाज को चेक करें और वो देखें कि आपको ये वाला जो वो न्यू प्रेस्क्राइब कर रहे हैं ड्रग वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब एंटीसाइकोटिक्स की अगर हम बात करें तो इनका जो ड्रग इंटरेक्शन है वो किस किस चीज़ के साथ हो सकता है, किसी और एंटीसाइकोटिक्स के साथ भी हो सकता है, ठीक हो गया। एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन का दूसरे एंटीसाइकोटिक के साथ हो सकता है। इसी तरह एंटीसाइकोटिक का सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट्स के साथ हो सकता है, एंटी हाइपरटेंसिव के साथ हो सकता है, एंटीकोलिनर्जिक के साथ हो सकता है, एंटी डिप्रेसेंट के साथ हो सकता है, निकोटीन के साथ हो सकता है, एपिनेफ्रीन के साथ हो सकता है, प्रोप्रेनोलॉल के साथ हो सकता है और वेरफ्रिन के साथ भी हो सकता है। वेरफ्रिन क्या है? अवॉइड फॉर्मिंग एंड ग्रोइंग हार्मफुल ब्लड क्लॉट्स। ये वाली जो मेडिसिन है ये यूज़ की जाती है ताकि ब्लड क्लॉट्स ना बने, मतलब कोई अगर इंजरी वगैरह होगी है तो ब्लड क्लॉट्स को रोकने के लिए। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस जो हैं इनके हमारे पास कुछ शॉर्ट टर्म सेडेटिव इफेक्ट भी होते हैं और लॉन्ग टर्म इफेक्ट, मतलब इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो दो तरह के हो रहे हैं, शॉर्ट टर्म भी हो रहे हैं और लॉन्ग टर्म भी हो रहे हैं। शॉर्ट टर्म जो है वो सेडेटिव इफेक्ट है, मतलब वो हमें सैडनेस देते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म जो है वो क्या करते हैं, साइकोटिक एपिसोड्स को रिमूव कर रहे होते हैं, रिड्यूस कर रहे होते हैं, मतलब जो हमारा मेन पर्पज़ है कि साइकोटिक सिम्टम्स को ख़त्म करें। तो वो लॉन्ग टर्म पे अगर हम देखें तो इनके ये इफेक्ट होते हैं कि वो साइकोटिक सिम्टम्स को रिड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें थोड़ा टाइम आप उनको ले रहे हैं तो वो सिडेटिव इफेक्ट दे रही हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं कि इन ड्रग्स को किस तरह से आप ले सकते हैं, किन किन फॉर्म्स में। आप इनको ओरल फॉर्म में भी ले सकते हैं, मतलब टैबलेट्स की फॉर्म में, ड्राई पाउडर कैप्सूल्स की फॉर्म में जो आप मुंह के ज़रिए खाएंगे, ठीक है, पानी दूध वगैरह के साथ। या फिर दूसरा इसका पेरेंटेरल रूट भी हो सकता है। पेरेंटेरल रूट कौन सा होता है? जिसमें इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनियस इंजेक्शंस होते हैं, ठीक हो गया। इस तरह के जो मसल्स के अंदर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं उसके ज़रिए भी ये ली जा सकती हैं ये वाली मेडिसिन, या फिर ओरली आप टैबलेट्स की फॉर्म में भी इनको ले सकते हैं। इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनियस इंजेक्शन जब दिए जाएँ तो उसको हम क्या कहते हैं कि क्या होता है? पेरेंटेरल रूट होता है। पेरेंटेरल रूट में जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो डू नॉट इन्वॉल्व ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू द GI ट्रैक, मतलब गट वाले जो ट्रैक है उससे नहीं, लेकिन दूसरी तरीक़ों से इंजेक्शंस वगैरह के थ्रू वो हो रही होती है ड्रग की एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास एंटीसाइकोटिक्स की दो मेजर कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक हो गया। टिपिकल है और एटिपिकल है। टिपिकल जो होती हैं इनको हम कन्वेंशनल भी कहते हैं या फर्स्ट जनरेशन भी कहते हैं, और एटिपिकल को हम न्यू या फिर सेकंड जनरेशन भी कहते हैं। एक और कैटेगरी भी हमारे पास होती है जिसको हम क्या कहते हैं? थर्ड जनरेशन एंटीसाइकोटिक, लेकिन वो इतनी मेजर नहीं होती है, उसको ज़्यादा नहीं डिस्कस किया जाता। मेनली जो मेजर कैटेगरीज हैं वो क्या होती हैं? टिपिकल और एटिपिकल, ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम टिपिकल और एटिपिकल कैटेगरीज की ज़्यादा डिटेल देखते हैं, इनमें डिफरेंस देखते हैं। तो टिपिकल हमारे पास क्या होती हैं? ओल्ड एंटीसाइकोटिक्स हैं, 1950s में जो आई थी वो हमारे पास टिपिकल थी, ठीक है। ये ओल्ड हैं, थोड़ी सी पुरानी हो गई हैं, थोड़ी चीप थी, ठीक है, सस्ती थी। लेकिन अब जो न्यू आई हैं एटिपिकल, एक तो वो न्यू है वो 1990s में मर्ज हुई है और वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ठीक हो गया। मेडिसिन कैटेगरीज जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देख लें तो टिपिकल में हमारे पास हेल्डोल एंड थोराज़ाइन आ जाती हैं। इसके अलावा जो टिपिकल हैं उनको हम कहते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन है, ठीक हो गया। और जो एटिपिकल है इनको हम क्या कहते हैं? सेकंड जनरेशन है। हम मेन इसका देखें तो हम कह सकते हैं कि जो टिपिकल है वो सारी क्या है? डोपामाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं। किस तरह से वो डोपामाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं? क्योंकि वो क्या कर रही होती हैं? डोपामाइन के लेवल को कम कर रही होती हैं। एंटागोनिस्ट क्या कर रहा होता है? एंटागोनिस्ट किसी भी हार्मोन को, किसी भी जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है उसको बढ़ने नहीं देते, उसको कम कर रहे होते हैं एंटागोनिस्ट, और एगोनिस्ट उसको बढ़ा रहे होते हैं। तो ये क्या है? डोपामाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, मतलब ये उसको रिड्यूस करेंगे डोपामाइन के लेवल को, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो टिपिकल वाले होते हैं ये सारे DRA मतलब डोपामाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। लेकिन जो एटिपिकल हैं वो सारे क्या हैं? सीरोटोनिन डोपामाइन एंटागोनिस्ट। ये ना सिर्फ डोपामाइन के बट साथ ही साथ सीरोटोनिन के भी एंटागोनिस्ट हैं,
ठीक है, दोनों के ये एंटागोनिस्ट हैं, ये दोनों के लेवल को कम करेंगे। इसकी क्या वजह थी कि जो डोपामाइन वाला है, जो टिपिकल वाला है, वो सिर्फ डोपामाइन के लेवल को कम कर रहा है, तो वो क्या कर रहा था, सिर्फ पॉजिटिव सिम्टम्स को ट्रीट कर रहा था। जिस तरह के शिज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स एक्सेट्रा, तो जो पॉजिटिव सिम्टम्स को सिर्फ टारगेट कर रहा था डोपामाइन का लेवल कम होने से, सिर्फ पॉजिटिव सिम्टम्स रिमूव हो रहे थे। लेकिन जब एटिपिकल वालों ने सेरोटोनिन के लेवल को भी टारगेट किया, तो इससे क्या हुआ कि पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव सिम्टम्स भी रिमूव होने लग गए, क्योंकि सेरोटोनिन के लेवल का डायरेक्ट लिंक होता है नेगेटिव सिम्टम्स के साथ। ठीक हो गया। तो इसलिए अब यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव सिम्टम्स भी क्योर होना शुरू हो गए, क्योंकि इसने सेरोटोनिन को भी टारगेट किया अलॉन्ग विद डोपामाइन को भी साथ साथ कर रहा है। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास टिपिकल होते हैं, इनके अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स एज़ कम्पेयर टू एटिपिकल ज़्यादा होते हैं। कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? टिपिकल के साइड इफ़ेक्ट्स सबसे पहले हम देखें तो हम इसका सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है ईपीएस। ईपीएस का क्या मतलब है? एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स। कौन कौन से होते हैं ये एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स? इसमें हमारे पास फिजिकल सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि ट्रेमर है, स्लर्ड स्पीच है, एकथीसिया है, डिस्टोनिया है, एंजाइटी है, डिस्ट्रेस है, पैरानोआ है एंड ब्रेडफ्रेनिया है। ठीक हो गया। अब इनका सबका मतलब क्या है? जो हमारे पास है एकथीसिया का मतलब है मूवमेंट डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग्स ऑफ इनर रेस्टलेसनेस, कंपेलिंग एंड फिजिटिंग। ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास क्या हो रही थी? बेसिकली मोटर रेस्टलेसनेस चल रही है, मूवमेंट में रेस्टलेसनेस हो रही है। सही हो गया। टॉर्टिकोलिस है। टॉर्टिकोलिस में क्या होता है कि अब नॉर्मल हेड और नेक पोजीशन होती है। सही हो गया। और हमारे पास जो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है? मसल रिजिडिटी हो जाती है। ठीक है, मसल रिजिडिटी, फीवर, ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी एंड कॉग्निटिव चेंजेस, ये सारे आ रहे होते हैं इसमें, इस डिसऑर्डर में, इस आप कह सकते हैं अफेक्ट में। उसके बाद हमारे पास है टार्डिव डिस्काइनेसिया। इसमें इनवॉलंटरी मूवमेंट हो रही होती हैं, जो ज़्यादातर हमारे फेस के लोअर एरिया को अफेक्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास टिक डिसऑर्डर में क्या होता है? रैपिड सडन नॉन रिथमिक मूवमेंट्स हो रही होती हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा इसका हम देखें तो डिस्टोनिया आ जाता है। डिस्टोनिया में क्या हो रहा है? कॉन्टीन्यूस स्पैज़्म और मसल कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे होते हैं, अनकंट्रोलेबल मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, कि मतलब जो हमें चाहिए नहीं होती, इनवॉलंटरीली हो रही होती हैं। एकस्थीसिया हमने देखा मोटर रेस्टलेसनेस, और पार्किंसंस इसमें आ जाता है, मतलब क्योंकि इसमें क्या हो रहा होता है, मतलब बेसिकली तो मूवमेंट रिलेटेड सब कुछ चल रहा है, ज़्यादातर इसमें जो इश्यूज़ आ रहे हैं मूवमेंट रिलेटेड आ रहे हैं, तो पार्किंसन में भी यही होता है। सही हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ब्रैडिकाइनेसिया। उसमें स्लोनेस ऑफ मूवमेंट चल रही होती है, मूवमेंट हमारी कम हो जाती है। सही है। और फिर हमारे पास ट्रेमर है। ट्रेमर में क्या हो रहा होता है कि आपकी बॉडी में शेकी मूवमेंट्स हो रही होती हैं, स्लाइड शेकी मूवमेंट्स। उसके बाद टार्डिव डिस्काइनेसिया, उसमें इरेगुलर और जर्की मूवमेंट्स हो रही होती हैं हमारी बॉडी में। तो ये सारे क्या हैं? ये एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स हैं। और साथ ही साथ इसमें हमारे पास फिर जो टिपिकल है उसमें एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स भी आ रहे हैं, और कुछ हमारे पास न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम भी चल रहा है। तो ये सारे इश्यूज़, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं जो कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स कॉज कर रही हैं। ठीक हो गया। होता ये इसलिए है क्योंकि ये क्या कर रहे होते हैं? टिपिकल बेसिकली डोपामाइन को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। तो डोपामाइन के लेवल को कम करने से हमारा क्या होता है कि वो ज़्यादा, जब डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है तो वो मूवमेंट इश्यूज़ की तरफ चल जाता है, वो पार्किंसंस की तरफ चला जाता है। तो अगर टिपिकल ज़्यादा रिड्यूस कर दें जब डोपामाइन का लेवल, तो उसके इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद एटिपिकल आता है। एटिपिकल के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू टिपिकल थोड़े कम हैं। ठीक है, बेटर प्रोफाइल है इसकी। इसमें कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं? मेटाबॉलिक सिंड्रोम आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें हमारे पास 4 अप्स होते हैं, मतलब कि ये ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकता है, ये शुगर लेवल को भी बढ़ा सकता है, ये वेट को भी बढ़ा सकता है, और ये कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा सकता है। तो चूँकि ये ब्लड प्रेशर वगैरह को बढ़ा रहा है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा है, तो इसलिए इसमें हार्ट अटैक के चांसेस हो जाते हैं, इसमें स्ट्रोक के चांसेस हो जाते हैं, इसमें डायबिटीज़ के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ये वेट और शुगर लेवल को भी बढ़ा रहा होते हैं। ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास टिपिकल एटिपिकल की मेन चीज़ें। और एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स की जब हमने बात की, इनका मज़ीद अगर हम देखें तो एक्यूट डिस्टोनिया जो है, डिस्टोनिया क्या था? हमारे बॉडी में जो इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं। ठीक है, इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शंस, और ये इनका अगर हम मज़ीद डिटेल देखें तो ऑनसेट आवर्स टू 5 डेज़ हो सकता है इसका ऑनसेट। ठीक है, कुछ घंटों में भी शुरू हो सकता है और 5 दिन बाद भी शुरू हो सकता है। फीचर्स में क्या होता है कि आपकी जो टंग, नेक, फेस और
बैक है, इनमें स्पैज्म क्रिएट हो रहा होता है, इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। पार्किंसनिज्म की अगर हम बात करें, पार्किंसनिज्म में क्या हो रहा होता है कि मतलब आपका रिजिडिटी वगैरह इस तरह के सिम्टम्स अपीयर हो रहे होते हैं। तो इनका ऑनसेट जो है वो 5 to 30 डेज तक होता है। इसमें फीचर्स किस तरह के आ सकते हैं, ट्रेमर हो सकता है, ठीक है। ट्रेमर क्या होता है, स्लाइट शेकी मूवमेंट हो रही होती है आपकी बॉडी में, वो हो सकते हैं। शफलिंग गेट, ड्रूलिंग, स्टूप्ड पोस्चर, इंस्टेबिलिटी, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें हमारे पास पार्किंसनिज्म में आ जाती हैं। एकथीसिया 5 to 60 डेज में अपीयर हो सकता है। कंपल्सिव रेपिटेटिव मोशंस एंड एगिटेशन इसमें हो सकती है, ठीक है। एकथीसिया का क्या मतलब होता है, हमारी मोटर रेस्टलेसनेस बेसिकली। टार्डिटिव डिस्काइनेसिया, उसका क्या मतलब था, इरेगुलर जैकी मूवमेंट्स। तो ये ऑनसेट इसका जो है वो मंथ्स टू ईयर्स तक हो सकता है। और फीचर्स इसमें लिप स्मैकिंग, वार्म लाइक टंग मूवमेंट, फ्लाई कैचिंग, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स इसमें आ सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब आते हैं हम मज़ीद डिटेल पे ऑफ टिपिकल एंड ए टिपिकल, ठीक है। टिपिकल को हमने कहा था, हम इनको क्या कहते हैं, DRA, ठीक है, डोपामाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। और ए टिपिकल को सेरोटोनिन डोपामाइन एंटागोनिस्ट। तो हमारे पास अब यहाँ पर जो DRA हैं वो सारे क्या हैं, टिपिकल हैं, और STA में सारे ए टिपिकल हैं। बारी बारी हम इनके नाम पढ़ते हैं, इनके नाम थोड़े से मुश्किल हैं। DRA में हमारे पास आ जाते हैं जी क्लोरप्रोमेजाइन, हेलोपेरिडोल, ट्रिफ्लोप्रेजाइन, फ्लूफेनाजाइन, ठीक है, क्लोपेंथिक्सोल, फ्लूपेंथिक्सोल। और इसके बाद STA में अगर हम आए, जो कि सेरोटोनिन डोपामाइन एंटागोनिस्ट हैं, उसमें हमारे पास ओलेंजापाइन, रेस्पेरिडोल, क्यूटापाइन, एरिपेप्राजोल, पैलिपेरिडोल, इलोपेरिडोल और जिप्रोसिडोन एंड क्लोजापाइन, ठीक है। ये सारे इसमें हमारे पास आ रहे हैं। नेक्स्ट देखें तो जो हमारे पास क्लोजापाइन है, क्लोजापाइन की थोड़ी सी डिटेल देखें तो ये आया था 1959 में, ठीक है। और इसको कहा जाता है कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है रेजिस्टेंट शिज़ोफ्रेनिया का, ठीक है। किस तरह से रेजिस्टेंट शिज़ोफ्रेनिया क्या होता है कि जब आप बहुत अरसे के लिए शिज़ोफ्रेनिया की मेडिसिन ले रहे होते हैं और अब जो सिम्टम्स हैं वो रेजिस्ट हो गए, ठीक है, मज़ीद अब वो सिम्टम्स आपको ख़त्म नहीं आप कर पा रहे हैं इसके थ्रू, मेडिसिन के थ्रू, जो आप मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं, तो आपके शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स रेजिस्ट हो गए हैं, ठीक है, अब वो ट्रीट नहीं हो रहे मेडिसिन के थ्रू, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंट शिज़ोफ्रेनिया। अब इस कंडीशन में अगर आप क्लोजापाइन लें तो वो हेल्पफुल है, वो रेजिस्टेंट शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट कर सकती है। इसके अलावा जो हमारे पास क्लोजापाइन है, इसके जो आप कह सकते हैं साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो थोड़े से कम हैं, लेस एक्स्ट्रा पिरामिडल इफ़ेक्ट्स हैं इसके, जिसमें हमारे पास ट्रेमर्स, पैरानोआ, एंजाइटी और डिस्टोनिया है। कुछ कुछ इसके एक्स्ट्रा पिरामिडल इफ़ेक्ट्स भी हैं, ठीक हो गया क्लोजापाइन के। नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास आते हैं जी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ साइकोट्रोपिक मेडिकेशन। जितनी भी साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस हैं उन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो क्या है, उसमें हमारे पास 5 पाथवेज आते हैं, ठीक है। पहला पाथवे क्या है, म्यूजोलिम्बिक टू म्यूजोकॉर्टिकल पाथवे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला जो हमारा पाथवे होता है, ये हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स वगैरह को ज़्यादा टारगेट कर रहा होता है, ठीक है, उनको ट्रीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास निग्रो स्ट्राइटल पाथवे है, ये एक मूवमेंट सिम्टम्स को टारगेट कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास मेड्यूलरी पेरीवेंट्रिकुलर पाथवेज हैं, ये हमारे पास ईटिंग बिहेवियर इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। इसमें वो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे न्यूक्लियस के जो इन द न्यूक्लियस ऑफ द वेगस हुज प्रोजेक्शंस आर नॉट वेल डिफाइंड। तो इसमें हमारे पास वो वाले न्यूरॉन्स होते हैं जिनकी ज़्यादातर जो प्रोजेक्शंस हैं वो ज़्यादा क्लियरली डिफाइन नहीं होती हैं, ठीक है। तो मेनली क्या कर रहे हैं, ईटिंग बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं मेड्यूलो पेरीवेंट्रिकुलर पाथवेज। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पाथवे क्या है, इंसर्टो हाइपोथैलेमिक पाथवे, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, इज़ अ शॉर्ट डोपामिनर्जिक पाथवे फ्रॉम जोना इंसर्टा टू द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन, इट हैज़ अ रोल इन सेक्शुअल बिहेवियर। तो ये क्या कर रहा होता है, इसका जो पाथवे है ये शॉर्ट डोपामिनर्जिक पाथवे है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, जोना इंसर्टा से हाइपोथैलेमस की तरफ है, ठीक है। हाइपोथैलेमस से जो हमारे पास नहीं सॉरी जोना इंसर्टा क्या है कि थैलेमस से बिलो जो एरिया होता है, आप कह सकते हैं कि सब थैलेमस एरिया जो है वो हमारे पास जोना इंसर्टा है, ठीक हो गया। ग्रे मैटर होता है ये एक्चुअली। तो ये वाला जो पाथवे है इसका मेन रोल क्या है कि किस चीज़ को ट्रीट कर रहा है, सेक्शुअल बिहेवियर को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ट्यूबर
एक तो इनके नाम बहुत मुश्किल हैं, ट्यूबरो इनफंडिब्यूलर पाथवे। ओके, तो ये क्या कह रहा होता है, ये भी हमारे इसी तरह कुछ सिम्टम्स को ट्रीट कर रहा होता है। ज़्यादातर ये किस चीज़ को कर रहा होता है, डोपामाइन की सिक्रीशन को, हार्मोन्स के लेवल को चेक करते हुए डोपामाइन की सिक्रीशन को अफेक्ट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास टोटल 5 डोपामाइन के पाथवे हैं ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस के। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो इसमें डोपामाइन के पाथवेज में अगर हम देखें तो कलर्स में हमें पता चलेगा, जिस तरह कि येलो कलर जो है, येलो में अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो पाथवे है ये क्या है, मीजोकॉर्टिकल पाथवे है। ब्लू में हमारे पास मीजोलिम्बिक पाथवे है, और ऑरेंज में हमारे पास निग्रोस्ट्राइटल पाथवे है, और रेड में हमारे पास ट्यूबरो इनफंडिब्यूलर पाथवे है। ठीक है। मीजोकॉर्टिकल का हमने क्या कहा था कि वो कहाँ से अपीयर होना है, बल्कि बस इसका ये कि हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स वगैरह को ट्रीट करेगा। और इसके बाद मीजोलिम्बिक, अच्छा मीजोकॉर्टिकल को अगर हम गौर करें तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, तकरीबन ये टेगमेंटल एरिया से मूव कर रहा है, और फिर ये हर तरफ हाइपोथैलेमस, उसके बाद वगैरह वगैरह, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सब में इस फैला हुआ है। ठीक है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड तक भी जा रहा है। मीजोलिम्बिक पाथवे जो है ये क्या करता है, हमारे पास मीजोलिम्बिक और मीजोकॉर्टिकल दोनों का ही जो हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स में रोल होता है। तो ये भी हमारे पास टेगमेंटल एरिया से न्यूक्लियस अकम्बेंस तक जा रहा है। ठीक है। नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे को अगर हम देखें तो वो हमारे पास सबटेंशिया जो एरिया है वहाँ पर है, और फिर उसके बाद पुटामन एरिया तक जा रहा है, और ये पाथवे हमारे पास जो है मूवमेंट सिम्टम्स को टारगेट कर रहा होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्यूबर इनफंडिब्यूलर पाथवे जो है वो रेड में है, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड और इस सब एरियाज़ में, हाइपोथैलेमस में है। सही हो गया। ये थे हमारे पास पाथवेज। ठीक है। अब ये जो पाथवेज होते हैं ये किस किस चीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं, ओवरऑल देखें तो ये थिंकिंग, कॉग्निटिव बिहेवियर, लर्निंग, सेक्शुअल एंड प्लेयर फीलिंग्स, कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स, ओवरऑल इन सब चीज़ों को अफेक्ट कर रहे हैं। किस किस को, थिंकिंग, कॉग्निटिव बिहेवियर, लर्निंग, सेक्शुअल एंड प्लेयर एक्टिविटीज़ एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट। ठीक हो गया। Extra firing production of this neurotransmitter dopamine in these pathways produces many of the symptoms of schizophrenia। अगर डोपामाइन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन सब पाथवेज में, जो ये सारे पाथवेज है डोपामाइन के, इन सब में अगर डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है, ज़्यादा फायरिंग हो जाती है, तो उससे क्या होता है, शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स अपीयर हो रहे होते हैं। बहुत सारी वो कह रहे हैं कि जो टिपिकल या एटिपिकल जो हमारे पास सेकंड जनरेशन है, जो थोड़ी लेटर आई थी, कब आई थी, 1990 में आई थी आई थिंक, 1990, हाँ जी 1990 में आई थी एटिपिकल वाली। तो इनकी अब मज़ीद आगे बता रहे हैं कि ये क्या करती हैं, सेरोटोनिन के लेवल को, क्योंकि हमने देखा कि ये सेरोटोनिन डोपामाइन एंटागोनिस्ट है, तो ये सेरोटोनिन के लेवल को भी अफेक्ट कर रही होती हैं अलॉन्ग विद डोपामाइन। तो इसलिए फिर ये क्या करता है कि डोपामाइन और सेरोटोनिन दोनों के रिसेप्टर्स को टारगेट कर रहे होते हैं एटिपिकल। ठीक हो गया। तो सेरोटोनिन के किन रिसेप्टर्स को ये टारगेट करते हैं, जिन इन रिसेप्टर्स का नाम होता है 5-HT2A रिसेप्टर्स। ठीक हो गया। ये वाले सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स होते हैं जिनको जो है वो ये एटिपिकल ड्रग्स जो है वो ब्लॉक कर रहे होते हैं। ठीक है। और शिज़ोफ्रेनिया में रोल प्ले कर रहे होते हैं शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होते हैं साथ ही साथ किन और रिसेप्टर्स पे काम कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं, एड्रीनर्जिक, कोलिनर्जिक और हिस्टामाइन रिसेप्टर्स के साथ। ज़रूरत हमें क्या है कि सिर्फ सेरोटोनिन और डोपामाइन के रिसेप्टर्स पर अफेक्ट करें, लेकिन साथ ही साथ वो इन रिसेप्टर्स पर भी अफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट्स कॉज कर रहे हैं। ठीक हो क्या। साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स ड्रग रिएक्शंस अगर हम देखें, ओवरऑल ये एंटीसाइकोटिक्स की बात हो रही है कि इनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उसमें हमारे पास एक्स्ट्रा पिरामिडल इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे हो सकते हैं, हिपैटिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है। हिपैटिक मतलब लिवर पे इफेक्ट्स हो सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट्स हो सकते हैं, और उसके बाद जेनिटो यूरिनरी इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो कि यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पे होते हैं। उसके बाद और भी इसके कुछ इफेक्ट्स हो सकते हैं, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पे भी इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है। स्पेशली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं किसी भी ड्रग के। नेक्स्ट आता है जी ड्रग इंटरेक्शंस। तो एंटीसाइकोटिक्स जो होते हैं
आप इन सब्सटेंसेस के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके साथ जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो वो एडवर्स इफेक्ट्स कॉज करते हैं, इसलिए हम इन सब के साथ इसको यूज़ नहीं करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हैं? एंटी एंजाइटी ड्रग्स के साथ नहीं यूज़ करेंगे, बाकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिप्रेसेंट्स हैं उनके साथ यूज़ नहीं करेंगे, एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ नहीं करेंगे, हाइपोटेंसिव एजेंट्स के साथ नहीं करेंगे, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स के साथ नहीं करेंगे, एंटी कोगुलेंट्स के साथ नहीं करेंगे। वो कौन होते हैं? जो कि हमारी ब्लड क्लॉटिंग को रोक रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास लेवोडोपा है, कार्बिडोपा है, अल्कोहल है, वेल्पोराइक एसिड है। वो क्या कर रहा होता है? सीजर्स डिसऑर्डर को, मैनिक एपिसोड एंड माइग्रेन, इन सब को ट्रीट कर रहा होता है। लिथियम ड्रग्स अफेक्टिंग सीजर थ्रेशोल्ड एंड स्मोकिंग भी अगर आप कर रहे हैं तो आप एंटीसाइकोटिक्स नहीं ले सकते। तो ये सारे जो हमारे पास ड्रग्स हैं, ये सारी जो कंडीशंस हैं, इनमें आप नहीं ले सकते एंटीसाइकोटिक्स, क्योंकि ये इनके साथ इंटरेक्ट करके बहुत एडवर्स इफेक्ट्स कर रहे होते हैं। ठीक है, एंटीसाइकोटिक्स जो होते हैं इनके कुछ विथड्रॉल भी होते हैं। ठीक है, लेकिन इनके जो विथड्रॉल सिम्टम्स, विथड्रॉल का क्या मतलब होता है? जब आप एक ड्रग को मतलब एक अच्छे टाइम तक आप उसको ले रहे होते हो, एक ज़्यादा टाइम तक आप उसको लेते हो, फिर एकदम से आप उसको छोड़ देते हो, तो उसके क्या हो रहा होता है? आपकी बॉडी पे कुछ अफेक्ट्स हो रहे होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? विथड्रॉल। मतलब आपकी बॉडी जो है वो कह रही होती है कि ये क्या हुआ। मेंटली भी और फिजिकली भी आपको कुछ सिम्टम्स हो रहे होते हैं, नॉजिया, वॉमिटिंग वगैरह। ठीक है, मेंटली भी इंसान को लग रहा होता है कि उसे ज़रूरत है उस मेडिसिन की, वो यूज्ड हुआ होता है, बॉडी डिपेंड हुई होती है ना उसके ऊपर। तो जब वो छोड़ता है तो कुछ हमारे पास सिम्टम्स अपीयर होते हैं, उन सिम्टम्स को क्या कहते हैं? विथड्रॉल इफेक्ट्स। तो विथड्रॉल इफेक्ट्स जो एंटीसाइकोटिक्स के हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। ठीक है, लेकिन वो कौन से हैं? आप पीरियड ऑफ एटलीस्ट 15 to 30 days शुड बी कंसीडर फॉर दिस पर्पज। मतलब अगर आप एंटीसाइकोटिक एक ले रहे हैं फिर आप उसको छोड़ेंगे तो अगले 15 से 30 दिन में आपको ये सिम्टम्स शो हो सकते हैं। कौन कौन से सिम्टम्स हैं? नोज़िया है, वॉमिटिंग है, नोज़िया, वॉमिटिंग, साइकोटिक सिम्टम्स, हाइपरटेंशन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, और ये तब आते हैं अगर आप सडन डिसकंटिन्यूशन करें, मतलब एकदम से आप छोड़ दें, अब ले रहे हैं और फिर एकदम से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं? सडन डिसकंटिन्यूशन। लेकिन अगर आप आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे, मतलब पहले सपोज आप दिन की 3 गुने खा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसको 2 करें, 1 करें और फिर 1 हफ्ते बाद लें। इस तरह कर आके अगर आप ग्रेजुअली छोड़ेंगे तो फिर ये सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप सडनली छोड़ देंगे तो वो हमारे पास इन सिम्टम्स के लिए कॉज बनेंगे। ठीक हो गया। एंटीसाइकोटिक्स में फर्दर अगर देखें तो हमारे पास 7 ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं ये 7 ग्रुप्स और इनकी आगे फर्दर कैटेगरीज। अब कुछ इसमें हमारे पास टिपिकल है, कुछ इसमें हमारे पास एटिपिकल है। अब हम इन सब के बारी बारी नाम देखेंगे। ठीक है, इन 7 ग्रुप्स के, और फिर इन सब में जैसे यहाँ पर आप देखें तो क्लोपेंथिक्सोल, फ्लूपेंथिक्सोल, तो इस तरह से हर एक कैटेगरी के आगे से जो जो उसमें ड्रग्स इन्वॉल्व हैं, और उन फिर हर एक कैटेगरी के ड्रग्स की हम ये देखेंगे कि क्या इंडिकेशंस है, मतलब किन कंडीशन पे आप वो ड्रग लें और किस कंडीशन में आप ना लें, क्या उनके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, कितनी डोजेज लेनी चाहिए वगैरह वगैरह। उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर अब मज़ीद देखेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं फिनोथायाजाइन से, जो कि हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी है ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, फिनोथायाजाइन। इसको हम क्या कहते हैं? पहले हम इनका लिटिल वाला इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। क्लासिफाइड एज टिपिकल एंटीसाइकोटिक, इसको हम क्या कहते हैं? टिपिकल। अब टिपिकल वाली कौन सी थी? रिमाइंड करें तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन थी, वो चीप थी, वो सिर्फ डोपामाइन पे अफेक्ट कर रही थी, सेरोटोनिन पे अफेक्ट नहीं कर रही थी, इसके अलावा उनके साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा थे। ठीक हो गया, ये मेन चीज़ें थी। अब ये डोपामाइन पे इफेक्ट कर रही है, तो ये क्या है? डोपामाइन 2 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट। ठीक है, मतलब डोपामाइन के रिसेप्टर्स के लिए एंटागोनिस्ट हैं, उनको डोपामाइन बनाने नहीं देंगे, डिक्रीज द इफेक्ट्स ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन, क्योंकि ये क्या करी है? डोपामाइन के लेवल को कम करी है, तो उसके ब्रेन पे जो इफेक्ट है उसको भी कम करें। फर्दर इसमें कौन सी कैटेगरीज आ जाती हैं? इसमें हमारे पास आ जाती हैं क्लोरप्रोमेजाइन, थायोराइडाजाइन, उसके बाद फ्लूफेनाजाइन। ठीक है, ये इसमें आती हैं। अब हम इसकी मज़ीद देखते हैं। पहले क्लोरप्रोमेजाइन जो हमारे पास पहली उसकी कैटेगरी थी, एंटीसाइकोटिक एक्शन, ये क्या क्या करती है? 1 मिनट। हाँ जी, इसके एंटीसाइकोटिक एक्शंस होते हैं। कौन कौन से, किस तरह के एक्शंस हैं इसके जी? एंटीसाइकोटिक मतलब ये साइकोटिक सिम्टम्स को रिमूव करने के लिए क्या क्या एक्शन करती है कि हमारे पास डिल्यूजन्स, हेलोसिनेशंस, उनको कम करे होते हैं, ये इंसाइट पैदा करे होते हैं साइकोटिक पेशेंट के अंदर।
ठीक है, उसको ये रियलाइज़ हो रहा होता है, अवेयर हो रहा होता है अपनी चीज़ों से रिलेटेड, अपने सराउंडिंग से रिलेटेड, अपनी कंडीशन से रिलेटेड। और उसके अलावा इसमें जो है इसकी जो डोज है वो वेरी करती है फॉर स्लीप एंड वॉमिटिंग। ठीक है, मतलब इसकी जो डोजेज है वो आप चेंज करते रहते हैं अपनी स्लीप के लिहाज से और वॉमिटिंग अगर आ रही है उसके लिहाज से। और इसकी जो डोज है वो हर डे में नॉर्मली कितनी दी जाती है, 400 to 800 mg। ओवरऑल ये हमारे पास पूरी कैटेगरी की क्या है, टिपिकल की। तो इसमें मतलब फिनोथाइजाइन पूरी की पूरी टिपिकल है। तो इसमें जो भी चीज़ें आ रही हैं, अब क्लोरप्रोमेसाइन है तो वो भी हमारे पास क्या है, टिपिकल है। ठीक हो गया। आप इंडिकेशंस देखें, इंडिकेशंस का क्या मतलब होता है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ये ड्रग लेना अच्छी बात है, मतलब इस जिन कंडीशंस में इस ड्रग को प्रेस्क्राइब किया जाता है। ठीक हो गया। इन मेडिसिन अ कंडीशन विच मेक्स अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट और प्रोसीजर एडवाइजेबल इज कॉल्ड एज इंडिकेशन। मतलब जिस ट्रीटमेंट जिस मतलब कंडीशन में इस चीज़ को कहा जाता है कि लिया जाए वो हमारे पास इंडिकेशन होती है। और इसी तरह पर अगर इसका रिवर्स देखें तो हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती हैं, वो कंडीशन जिसमें आप इस मेडिसिन को नहीं लेंगे। ठीक हो गया। अब इंडिकेशंस क्या है कि अगर आपको साइकोटिक डिसऑर्डर है, कोई साइकोसिस है, शिजोफ्रेनिया है, मैनिक फेज है बाइपोलर डिसऑर्डर का, या फिर आपके पास डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर्स हैं, सब में आप क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। साथ ही साथ एंजाइटी, वॉमिटिंग, इंसोम्निया और हिकअप्स में भी। ठीक है। अब हमारे पास डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर्स में कौन कौन से आ सकते हैं, कंडक्ट डिसऑर्डर होते हैं, ऑपोजिशनल डेफिनेंट डिसऑर्डर जिसको हम ओडीडी कहते हैं, और इसके बाद एसोसिएटेड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जिसको हम एडीएचडी भी कहते हैं। चिल्ड्रन में हो या यंग में हो उन सब को हम इसको दे सकते हैं। देयर इज सम लिमिटेड एविडेंस ऑफ एफिकेसी ऑफ रेस्पेरिडोन reducing aggression and conduct problems in children aged from 5 to 18 with disruptive behavior disorders in the short term। ओके, तो वो कह रहे हैं कि जो रेस्पेरिडोन है उसका जो है वो इतना ज़्यादा हमें कंफर्म नहीं है, उसके लिमिटेड एविडेंस है कि ये एग्रेशन और कंडक्ट प्रॉब्लम्स को बच्चों में ट्रीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, जिनके जो डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर्स हैं वो भी शॉर्ट टर्म है, बहुत ज़्यादा मतलब अभी अरसा नहीं हुआ है उन्हें। ठीक है, इस डिसऑर्डर में कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में अगर हम देखें तो ये आप हमारी कैटेगरी का क्या नाम है इसको हम बार बार रिमाइंड करेंगे ताकि हमें याद हो सके। तो ये क्या है, क्लोरप्रोमेजाइन है, क्लोरप्रोमेजाइन। ठीक है, तो इस कैटेगरी में हमारे पास जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है क्लोरप्रोमेजाइन की वो क्या है जिसमें हमने इसको नहीं लेना है, तो वो कौन कौन सी है, हेपेटाइटिस, हाइपरसोमनिया, ग्लूकोमा, एक मिनट है, ग्लोकोमा। ग्लोकोमा वो डिजीज़ है जो कि डैमेज कर रही होती है आपके आई ऑप्टिक नर्व को। तो ये यूजुअली तब हो रही होती है व्हेन फ्लूइड बिल्ड्स अप एंड इंक्रीजेस प्रेशर इनसाइड। मतलब आपकी आई ऑप्टिक नर्व जब डैमेज हो जाती है जिस कंडीशन में, बिकॉज क्योंकि आपकी बॉडी में फ्लूइड बढ़ जाता है, अंदर जो है प्रेशर बढ़ चुका होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं ग्लूकोमा। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी आप इसको नहीं ले सकते हैं। किसको नहीं ले सकते हैं, क्लोरप्रोमेजाइन। और प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, मतलब आपके प्रोस्टेट टिश्यूज़ जो हैं उनकी ओवर ग्रोथ हो जाए, या रीनल और किडनी प्रॉब्लम्स और डिलीरियम हो, मेंटल कन्फ्यूजन, इमोशनल डिस्ट्रप्शन, अदर सीरियस फिजिकल इलनेसेस, इन सब में आप इसको नहीं ले सकते। क्लोरप्रोमेजाइन का फर्दर देखें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम तब से कह रहे हैं कि टिपिकल है तो सिर्फ D2 रिसेप्टर्स पे काम करेंगे, और इसके ज़रिए वो क्या करें, पॉजिटिव सिम्टम्स को रिमूव करें जिसमें हमारे पास डिलीरियंस और हेलोसिनेशंस आ सकते हैं। साइड इफेक्ट्स इसके क्या हो सकते हैं, ओवर सेडेशन हो जाती है। ठीक है, जॉन्डिस हो सकती है। जॉन्डिस में क्या होता है कि आपकी लिवर फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ओवर सेडेशन में क्या होगा, एक्स्ट्रा सेडेटिव फील करेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, यूरिनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ड्राउजीनेस हो सकती है, वर्टाइगो हो सकता है, और पोस्टरल हाइपोटेंशन हो सकती है। ठीक है, वर्टाइगो क्या होता है, सेंस ऑफ स्पिनिंग, डिजीनेस, दैट नॉजिया ऑफन अकम्पनीज। ठीक है, इसमें नॉजिया होता है और आपको डिजीनेस मतलब चक्कर फील हो रहे हैं। ये किस वजह से हो रहा होता है कि अगर आपके इनर ईयर या ब्रेन या सेंसरी नर्व में कोई प्रॉब्लम है तो उससे जो डिजीनेस वगैरह हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्टाइगो। ठीक है, और पोस्टरल हाइपोटेंशन क्या होता है कि ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन भी हम इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर अपॉन स्टैंडिंग, खड़े होने पर आपका बीपी लेवल लो हो रहा होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं पोस्टरल हाइपोटेंशन। सही हो गया, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। साथ ही साथ और भी हैं, ड्राइनेस ऑफ माउथ, मतलब आपका माउथ ओवर ड्राई हो जाएगा। उसके साथ एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। सही है, और नॉन हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग्स इज इम्यून मीडिएटेड रिएक्शन टू अ ड्रग। ठीक है, मतलब ये नॉन हाइपर सेंसिटिविटी कॉज कर सकती है
फॉर द ड्रग्स। ठीक है, प्रिकॉशंस में हमारे पास क्या आ जाता है कि इन कंडीशन में आप इनको ना लें। आप ड्राइवर हैं, मतलब आप ड्राइविंग ज़्यादा करते हैं तो फिर आप इनको ना लें, या फिर इनको लेकर आप ड्राइविंग ना करें। अल्कोहल नहीं आप फिर ले सकते साथ, प्रेगनेंसी में आप इसको नहीं ले सकते हैं। और लैक्टियो मदर जो हैं, लैक्टेटिंग मदर जो हैं, वो भी इसको अवॉइड करें। ठीक है, ये हमारे पास पहली जो कैटेगरी थी, पहली कैटेगरी का क्या नाम था, फिनोथाइजाइन। उसमें हमारे पास जो फर्स्ट उसका ड्रग जो था वो क्या था, क्लोरप्रोमेजाइन। ठीक है, ये क्लोरप्रोमेजाइन को हमने यहाँ पर डन किया। अब इसका जो नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रग वो क्या है, थायरोडिजाइन। ओके, तो ये हमारे पास उतना सेडेटिव नहीं है जितना कि क्लोरप्रोमेजाइन था। थायरोडिजाइन, एक मिनट, थायरोडिजाइन। ओके, ये उतना सेडेटिव नहीं है जितना कि क्लोरप्रोमेजाइन था। तो ये किन किन कंडीशन जो आप इसको लेते हैं, साइकोसिस में लेते हैं, एंजाइटी में लेते हैं। आप इसको एज अ कंबाइंड थेरेपी, एडजॉइंट थेरेपी इन डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन के साथ साथ, डिप्रेशन के साथ साथ अब इसको आप एडजॉइंट थेरेपी मतलब एडिशनल थेरेपी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिप्रेशन अगर आपको है तो ये थायरोडिजाइन जो है एज अ थेरेपी काम कर सकता है, थेरेपी के साथ साथ इसको प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। ठीक है, डोजेज जो है वो डेली जो इसकी हो रही होती है वो 5 to 20 mg यूज़ की जाती है। नेक्स्ट जो इसमें आती है हमारे पास, फर्स्ट हो गई क्लोरप्रोमेजाइन, नेक्स्ट हमारे पास हुई थायरोडिजाइन, और थर्ड हमारे पास क्या है, फ्लूफेनाजाइन। ठीक है, फ्लूफेनाजाइन जो है इसको इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन की फॉर्म में होती है। इसका जो डोजेज है वो वीकली टू मंथली जो है वो 25 to 50 mg दिया जाता है। एक वीक में जो इंजेक्शन है वो इन 1 वीक 1 इंजेक्शन एडमिनिस्टर, एक हफ्ते में सिर्फ एक ही इंजेक्शन दिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम हो सकता है। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम जो होता है ये लाइफ थ्रेटनिंग idiosyncratic reaction to antipsychotic drugs characterized by fever, altered mental status, muscle rigidity and autonomic dysfunction। तो ये सारे इसमें सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में। कौन कौन से सिम्टम्स, फीवर हो सकता है, मेंटल स्टेटस डिस्टर्ब हो सकता है, मसल रिजिडिटी हो सकती है, और ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन हो सकता है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तकरीबन सेम है जैसे क्लोरप्रोमेजाइन के थे, और नॉन हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग्स है। क्लोरप्रोमेजाइन के साइड इफ़ेक्ट्स और हमारे पास फ्लूफेनाजाइन के साइड इफ़ेक्ट सेम है। क्लोरप्रोमेजाइन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या थे, वो ये थे हमारे पास, सिडेशन, जॉन्डिस, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनल प्रॉब्लम्स, ड्राउजीनेस, वर्टिगो, पोस्टरल हाइपरटेंशन, ड्राइनेस ऑफ माउथ, EPS एंड नॉन हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग्स। तो हमारे पास ये जो फ्लूफेनाजाइन है इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स तकरीबन यही हैं। ठीक है, जो क्लोरप्रोमेजाइन के थे। नेक्स्ट इसमें सेम एज क्लोरप्रोमेजाइन एक्सेप्ट, अच्छा जो उसके थे हमारे पास क्लोरप्रोमेजाइन के वो सेम टू सेम वैसे के वैसे हैं, लेकिन एक इशू है, सॉरी इसमें एक और इशू है